Good morning and Jai Hind students. Welcome on the first working day of the week. Now today we will study the chapter solution and the topic that we have to study today is colligative property. First of all, we should know the meaning of colligative in Hindi. The meaning of colligative is अणु संख्या and if you keep this thing in your brain, the meaning of colligative, that is anu sankhya, then the word will give the full meaning to you. Colligative property of a solution. What kind of property is colligative property? See, the property of the solution, the property of the solution, the property of the solution which depends upon the number of solid particles, on the number of solute particles is called colligative property. Is called colligative property. Is called colligative property. अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करे, उसके नंबर पर डिपेंड करे, वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। यहां एक छोटा सा बात चर्चे में लेते हैं कि ये नंबर है, हम लिखते हैं इसको नंबर। यहां आप देख रहे हैं कि n के साथ o कहीं नहीं आ रहा, देख लीजिए o कहीं नहीं दिखता, लेकिन नंबर का इंडिकेटर जो हम बनाते हैं NO डॉट बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नंबर का लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड जो नंबर का है वह न्यूमरो है, न्यूमरो, और यहां फर्स्ट लेटर n है और लास्ट लेटर o है, इसलिए नंबर का सिंबल जब बनता है तो NO डॉट बनता है। ये बहुत छोटी लॉजिक है मैथमेटिक्स का, लेकिन इसे हमें जानना चाहिए। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में कितने प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमें जानना है। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड प्रॉपर्टी इसमें आती है आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह ऑस्मोसिस, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन के केस में हमको पढ़ना है। हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ा है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में क्या है, इसका प्रयोग केमिस्ट्री में क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट का केमिकल एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री में इससे क्या फायदा है। तो केमिस्ट्री में इसका एक ही एप्लीकेशन होता है और वो क्या है, डिटरमाइनिंग
determining the exact molar mass of a substance, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास सही तरीके से हमको मालूम नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट के दायरे में जा करके हम उसके सही मोलर मास को निकालते हैं और बाय द वे आप प्रैक्टिकल निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको बाहर करते हैं। एक्सपेरिमेंटली बाहर आ रहा है इसलिए वो मोलर मास एग्जैक्ट होगा और ये इस पर डिपेंड करता है कि जो प्रैक्टिकल है वो कितना प्रिसाइज वे में किया गया। तो अब यहाँ जो मोलर मास निकाला है इसमें 3 प्रॉपर्टीज जो है आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड थर्ड वन इज योर फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इनके द्वारा किस प्रकार के मोलर मासेस निकाले जाते हैं? इनके द्वारा मोलर मासेस उन सब्सटेंसेस के निकाले जाते हैं जिनके मोलर मासेस बहुत बड़े नहीं होते। तो यहाँ जो मोलर मास हम निकालते हैं वो नॉर्मल मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालते हैं। नॉर्मल मोलर मासेस यहाँ निकालते हैं। नॉर्मल मोलर मासेस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास इज नॉट बिग। मॉलिक्यूलर मास जिसका बहुत बड़ा नहीं है उस प्रकार के सब्सटेंस का मोलर मास हम लोग इस 3 प्रॉपर्टी के द्वारा निकालते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है? जो ऑस्मोसिस है उसका एप्लीकेशन क्या है ये हमें देखना है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में देखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है इसके फोर्थ इज योर ऑस्मोसिस के द्वारा हम किस प्रकार का मोलर मास निकालते हैं? ऑस्मोसिस के द्वारा हमेशा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस निकाले जाते हैं। तो मोलर मासेस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस को ऑस्मोसिस से निकालते हैं। नॉर्मली मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तमाम चीजें जो है इनका मोलर मास हम ऑस्मोसिस में निकालते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने पढ़ लिया है। अब आगे जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसे हो जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए जो बेस बनाया गया वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही, उसी को बेस में रख करके हम सारे फिनोमेना को समझते हैं। वो बेस है हमारा। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में रख करके बाकी सारी चीजों को समझाया जाता है। तो हमें वहां ये मालूम है कि अगर हम प्योर लिक्विड लेते हैं तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा, कोई भी प्योर लिक्विड हो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। वेपर प्रेशर यहां जो पैदा हो रहा है P0 से शो करता है। जब वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का लेते हैं तो यहां एक बात हमने आपको बताया था कि इवेपोरेशन के रास्ते वेपर बनता है। इवेपोरेशन के रास्ते वेपर बनता है और इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई। चूंकि ये प्योर लिक्विड है, इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल पार्टिकल नहीं है, इसलिए प्योर लिक्विड के हर पॉइंट से वेपर बनेगा, हर पॉइंट इसका वेपर बनाएगा, हर पार्टिकल वेपर बनाएगा। लेकिन यदि हम सॉल्यूशन का केस देखते हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सबने डाला है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड। तो यहां सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे और इन पार्टिकल्स के आने के वजह से जो इवेपोरेटिंग सरफेस है, इवेपोरेटिंग सरफेस जो है, इवेपोरेटिंग सरफेस डिक्रीजेस, इवेपोरेटिंग सरफेस डिक्रीजेस। अब इसका इवेपोरेटिंग सरफेस डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाने के कारण ये जो वेपर प्रेशर खड़ा करेगा वो लेस वेपर बनाएगा, लेस वेपर, ये लेस वेपर क्रिएट करेगा। और प्योर लिक्विड क्या करता है? मोर वेपर क्रिएट करता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान में रखना है और इसी के रास्ते हम सारी बातों को समझेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो P नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। ये हमेशा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉइलिंग जो फिनोमेनॉन है उसको समझना है कि बॉइलिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो बॉइलिंग, सबसे पहली बात कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेनॉन। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेनॉन है, याद रखिएगा। मैं कभी कभी फिनोमेना बोल रहा हूं, फिनोमेना प्लूरल फॉर्म होता है, फिनोमेनॉन सिंगुलर होता है। जब किसी एक घटना की बात की जाए तो फिनोमेनॉन ही बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के दरमियान ये गलती हो जाएगी। तो यहां देखिए, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। ये बल्क फिनोमेना क्यों? क्योंकि होल ऑफ द लिक्विड पार्टिसिपेट इन बॉइलिंग, होल ऑफ द लिक्विड, होल ऑफ द लिक्विड पार्टेक्स इन बॉइलिंग, पार्टेक्स इन बॉइलिंग। बॉइलिंग में पूरी की पूरी लिक्विड भाग लेती है, लेकिन इवेपोरेशन में पूरी की पूरी लिक्विड भाग नहीं लेती, केवल सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वे भाग लेते हैं। तो बॉइलिंग का केस जो है ये तैयार कब होता है, किस कंडीशन में लिक्विड बॉयल करती है, ये समझना है। तो कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में लिक्विड बॉयल कर जाएगी। तो लिक्विड के बॉयल करने का एक ही कंडीशन है कि व्हेन वेपर प्रेशर, when vapor pressure is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में लिक्विड जंप करने लगती है। तो लिक्विड जो जंप करती है उसे केमिकल साइंस के लैंग्वेज हम लोग कहते हैं रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग। और जब रिफ्लक्सिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम ये समझ जाते हैं कि अब बॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है, लिक्विड ऊपर नीचे होने लगती है, जिसको हम लोग साइंस में रिफ्लक्सिंग कहते हैं। तो ये कंडीशन है, वेपर प्रेशर जब तक बराबर नहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तब तक बॉइलिंग की फिनोमेना नहीं हो सकती। अब हम लोग यहां एक केस देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। टेम्परेचर एसआई यूनिट इसका हमेशा क्या होता है, एसआई यूनिट इसकी केल्विन है, केल्विन है। और इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उसके रिलेशन को स्टडी करने के लिए, उसके बीच का संबंध जानने के लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ क्या होगा, तो ए ग्राफ इज प्लॉटेड, ए ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ इज प्लॉटेड वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, इसका एक फंक्शन बनाते हैं और ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्या बात हो सकती है। नाउ सी हियर प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। अब इसके लिए रीडिंग बनाई जा सकती है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और डेटा निकालते हैं। से मान लिया वेपर प्रेशर का डेटा यहाँ है, टेम्परेचर यहाँ है। अब इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मान लिया टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर V1 हुआ, टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर V2 हुआ, टेम्परेचर T3 पर वेपर प्रेशर V3। इसे हम रीडिंग लेते हैं और रीडिंग एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है। इस रीडिंग को लेने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में यहां हमने वेपर प्रेशर लिया और इस जगह पर हमने T टेम्परेचर इन केल्विन स्केल लिया। ये बात ध्यान में रख लेने योग्य है कि कभी भी साइंस में सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज नहीं हो सकता। एसआई यूनिट ही आज यूज हो रही है और एसआई यूनिट में टेम्परेचर को मेजर करना किया जाता है केल्विन स्केल में, इसलिए सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें काम नहीं करता। अब जब हम लोग इस ग्राफ पर काम करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ है उस लाइन को पहले जस्ट करते हैं, क्योंकि वही हमारा स्टैंडर्ड लाइन है। अब ये मान लिया जाए कि इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो लाइन ऑफ स्टैंडर्ड है, यहां लिक्विड बॉयल कर जाएगा। अगर प्रेशर इस तरह का आता है, इस पॉइंट को टच करता है तो लिक्विड बॉयल करेगी, क्योंकि उस जगह पर प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया और लिक्विड बॉयल करेगी। तो प्योर लिक्विड के बारे में आप जानते हैं कि वेपर ज्यादा देता है, इसलिए प्योर लिक्विड ज्यादा वेपर देता है। तो ये अपना इस मोड में जाके यहां इसको काट दिया। तो इस पॉइंट पर अब इसको डाउन करके इस कोऑर्डिनेट पर इसके टेम्परेचर को रीड करते हैं। मान लिया टेम्परेचर T1 है जहां लिक्विड बॉयल कर जा रही है। अब सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि सॉल्यूशन वेपर कम बनाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर पर वो वेपर देगा सॉल्यूशन सॉल्वेंट के इतना, इसलिए ये ज्यादा टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ करके यहां इस पॉइंट पर क्रॉस करता है। तो यहां ये सॉल्यूशन, ये आपका सीधा P0 है, यहां P0 सॉरी यहां हमने PS लिया है, क्योंकि ये कम वेपर देता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर के साथ ये इस लाइन को पकड़ेगा। तो यहां जाकर के हम देखते हैं कि ये अपना हाई टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के बराबर होता है। तो इस जगह पर ये बॉयल करेगा। यहां बॉयल करने पर इस टेम्परेचर को हम इस कोऑर्डिनेट पर देखते हैं। मान लिया ये टेम्परेचर T2 आ गया। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का था और सॉल्यूशन का था, उसमें क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो यहां देखते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is more than that of pure liquid that is your solvent। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये निकालते। तो किसी भी चेंज को मैथमेटिक्स में हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा ये साइन है, ये चेंज की बात करता है, चेंज। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो डेल्टा T विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे चल करके जो रॉड्स हैं अपनी बात को रखते हैं, यहां तक आप समझ गए। रॉड्स ये कहते हैं कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के उपस्थित हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स कितने उपस्थित हैं, इसको जानने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आपने पढ़ा, जैसे मोलालिटी, फिर आपको नॉर्मालिटी, फिर आपको मोलालिटी। अब इस जगह पर मोलालिटी का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। यहां हमने क्या लिखा, n अगर लेते हैं और वॉल्यूम इन लीटर,
किसका? सॉल्यूशन का। तो यहां ये मोलारिटी डिफाइन करेगी। नॉर्मलिटी में क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। अब इक्विवेलेंट वेट्स के नंबर को लेते हैं, फिर यहां वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको यहां मिल रहा है। अब इस दो स्केल के साथ थियोरेटिकली गड़बड़ी कहां है, ये हमें समझना है। थियोरेटिकली गड़बड़ी ये है कि यहां हम सॉल्यूशन को, वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां थियोरेटिकल फॉल्ट जो इस जगह पर आ रहा है, वी आर कंसीडरिंग वॉल्यूम, वी आर कंसीडरिंग वॉल्यूम, कंसीडरिंग वॉल्यूम इन मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को हम यहां कंसीडर कर रहे हैं। और आपको एक बात मालूम है, इवेपोरेशन कैसी घटना है? इवेपोरेशन जो है ऑल टाइम चलने वाली घटना है। इट्स ऑल टाइम फिनोमेना, इट्स ऑल टाइम फिनोमेना, ऑल टाइम फिनोमेनॉन, फिनोमेनॉन, ये हर समय चलने वाली एक फिनोमेना है। तो हर समय चलने वाली फिनोमेना के कारण क्या होगा कि जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, और जो मोलारिटी है और आपका, सॉरी मोलारिटी है, ये मोलारिटी है, वर्ड गलत हो गया था, ये मोलारिटी है और नॉर्मलिटी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या गलत हो जाएगा। हम देखते हैं फॉल्टी मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फॉल्टी मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट इसमें फॉल्टी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप सॉल्यूशन बना के रखेंगे, वाइब्रेशन शुरू होगा और इसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी की वैल्यू बदल जाएगी। तो जो स्केल हमने यूज किया इसके माध्यम से, वो स्केल क्या है? रॉन्ग स्केल है। अब सही स्केल को चुनने के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी लिया है। मोलालिटी के बारे में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहां हम ले रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कभी भी चेंज नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट है। और इसी रूप में जो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट हमने उठाया है, ये क्या है? हमेशा कांस्टेंट होगा। और हमेशा कांस्टेंट होगा, इसके लिए कौन सा सिद्धांत हम लगाएंगे? किस सिद्धांत के माध्यम से ये बात कहेंगे? तो इसको कहने का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो सॉलिड का मास है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। तो यहां जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन का, उसका सबसे शानदार स्केल मेजरमेंट का क्या है? मोलालिटी है। अब इस जगह पर रॉल्स अपनी बात को कहता है। तो रॉल्स का स्टेटमेंट क्या है उसे हम देखते हैं। रॉल्स अपने स्टेटमेंट में कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to molality of the solution, की बात करता है। क्यों मोलालिटी दिया? क्योंकि मोलालिटी और नॉर्मलिटी के रास्ते मेजरमेंट कॉन्सेंट्रेशन का बदल जा रहा है, लेकिन मोलालिटी के रास्ते ये कॉन्सेंट्रेशन बदल नहीं सकता। इसलिए थियोरेटिकली अगर टूल चुना जाए तो मोलालिटी एक अच्छा टूल है। इस स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इक्वल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये बात नहीं कहा, प्रोपोर्शनलिटी की बात किया है। तो अब यहां हम लेते हैं लेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, let the molality of the solution be m. So according to the law,
अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा कि डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एम। इसका अर्थ क्या हुआ? आप फिजिक्स पढ़ते हैं, बाकी साइंस आप पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू मोलालिटी पर तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें हैं जिस पर डिपेंड करती है, और जो भी चीज है जिस पर ये डिपेंड करती है वो चीज क्या है? वो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीधा मोलालिटी पर डिपेंड करती है, बात सही है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी कहीं और भी है, लेकिन वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए यहां हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे आम भाषा में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी? कि सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम में परिवर्तन ना होने का मतलब कि यहां जो भी कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी, और यहां एम, तो के वी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा के वी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू अपना नहीं बदलेगा कब तक? जब तक कि हम सिस्टम में परिवर्तन नहीं करते। तो सिस्टम में परिवर्तन क्या हो सकता है कि the value depends upon nature of solution, nature of solvent, the value depend upon nature of solvent, upon nature of solvent, nature of solvent। ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप सॉल्वेंट बदल देंगे तो केवी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अगर सॉल्वेंट एक ही रखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर वाटर को लेकर के प्रैक्टिकल को बार बार किया जाए तो केवी हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन वाटर की जगह पर कोई दूसरी लिक्विड लगा दिया तो इसका एक नया वैल्यू आ जाएगा। ये कहने का मतलब तो यहां जो डेरिवेशन हमने पाया अंतिम रूप से, जो डेरिवेशन हमको मिला, उस डेरिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। डेरिवेशन में हमने पाया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, ये मोलालिटी ऑफ। अब केवी को डिफाइन करने का प्रयास करें। केवी क्या है? हाउ टू डिफाइन केवी, हाउ टू डिफाइन केवी, डिफाइन केवी। अब केवी को डिफाइन करने के आपने फिजिक्स में जानते हो कि फार्मूला को डिफाइन करने का क्या मेथड होता है, किसी फार्मूला से किसी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये आप फिजिक्स में जानते होंगे। तो यहां हम लोग लेते हैं कि केवी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एम, यहां से इसका डेफिनेशन तय होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या कि अगर हम इफ m इज इक्वल टू 1 तो फिर यहां आपको क्या मिलेगा? kv इज इक्वल टू डेल्टा टी आपको मिल जाएगा। और यहां आप डेफिनेशन kv का बनता है। तो kv क्या है? kv इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, kv इज द elevation in BP, in boiling point, when the molality of the solution, when the molality of the solution is 1 m, ये इसका डेफिनेशन। और चूंकि मोलालिटी को हमने 1 माना है इसलिए केवी का नाम क्या बनता है? केवी को हम लोग कहते हैं, इसके डेफिनेशन पर बेस करके इसका नाम दिया गया। तो डेफिनेशन पर बेस करके नाम दिया गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। और ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का जो नाम इसके साथ जुड़ रहा है वो इसके डेफिनेशन से जुड़ा हुआ नाम है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ा करके इसके एक्सप्रेशन को बाहर करते हैं। अब यहां जो चीज हम समझते हैं, लेट W ग्राम ऑफ सॉल्यूट
is present in solution, is present in solution, in solution, and a small m is the molar mass of the solute, is the molar mass of the solute, molar mass of the solute. अब ये स्मॉल m इसका मोलर मास है सॉल्यूट का, तो वैसे कंडीशन में लेट कैपिटल W be the mass of solvent in kg, be the capital W be the mass of solvent in gram, mass of solvent in gram, solvent in gram. तो इस जगह पर हम लोग मोलालिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg. अब इस जगह पर हम लोग एक्सप्रेशन रखते हैं, तो m equals to small w by this w, and here capital W into 1000. Then what we are going to get, m equals to small w, this one, and here into capital W into 1000. ये हमने मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन निकाला। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का इक्वेशन जब हमने निकाला, तो डेल्टा टी में इसी वैल्यू को हम लोग पुट अप करेंगे। तो डेल्टा टी के साथ जो बात थी वो देखते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था, के बी इंटू एम था। यहां डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी, सॉरी ये के बी है। अब m की वैल्यू को पुट अप करते हैं यहां से, तो m की वैल्यू क्या है, w बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और हियर इंटू ये कैपिटल W है इंटू 1000। मैंने आपको बताया कि इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, मोलर मास निकालने में होता है, इसलिए मोलर मास का एक्सप्रेशन लाना होगा। तो मोलर मास के एक्सप्रेशन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m ये मोलर मास है, इसको इस साइड ले आते हैं, सारी चीजों को वैसे ही छोड़ देते हैं। Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W इंटू 1000, और यहां से डेल्टा टी नीचे चला जाएगा, डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले से हम लोग मोलर मास निकालेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसका ये एक एप्लीकेशन है कि इसके रास्ते हम लोग मोलर मास किसी भी पदार्थ का निकाल सकते हैं, लेकिन मोलर मास बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका रेंज एवरेज होना चाहिए। थैंक यू गाइस।